हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमी बाय नेहा दहिया। आपने न्यूज़ में सुना होगा पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए, लेकिन न्यूज़पेपर में छपता है इन्फ्लेशन कम हो गई। क्या ये रिलेशन है कि आप बाजार में जब जा रहे हैं तो आपको समझ में आता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है? क्योंकि हमने तो पिछली क्लास में यही बात की थी कि अगर चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब इन्फ्लेशन है। अब आप मैडम दूसरी स्टेटमेंट कह रहे हो कि ऐसा नहीं है, आपने केवल मार्केट में देखा पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सामान के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जो वस्तुएं हैं उनके दाम की बजाय आप न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम हो गया है। क्या ये रिलेशन है? तो आज इसी चर्चा में हम देखेंगे WPI, CPI के क्या कॉन्सेप्ट है, इन्फ्लेशन को कैसे ये मेजर करते हैं। पिछली क्लास में हमने इन्हीं इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कशन किया था कि इन्फ्लेशन को कैसे मापा जाता है। सो वेलकम, मैं हूं नेहा दहिया। आज की इस क्लास में इन तमाम जो शब्द हैं CPI, WPI, PPI नया कॉन्सेप्ट है, अभी न्यूज़ में भी रहा था पिछले कुछ दिनों। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले CPI। क्या है CPI? CPI आपने शब्द सुना होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड WPI स्टैंड फॉर होल सेल प्राइस इंडेक्स। क्या है ये और क्या इनमें अंतर है? एक और नया शब्द जो अभी चर्चा में रहा, दैट इज PPI। व्हाट इज PPI? PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो इन सभी की टर्म्स को हम आज की इस क्लास में देखने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले CPI। नाम से आपको पता चला, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, प्राइस इंडेक्स। आसान भाषा में अगर हम कहें तो एक ऐसा इंडेक्स जो उपभोक्ता के स्तर पर बढ़ने वाली इन्फ्लेशन या सेवाओं, वस्तुओं, इन सभी के दामों के बारे में बात करता है। उनके स्तर पर बढ़ी हुई महंगाई के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो CPI इसको ये बताएगा कि कॉमन कंज्यूमर्स को जो डेली लाइफ की जो चीजें हैं, जिसमें दो चीजें यहाँ पर शामिल रहेंगी, गुड्स प्लस सर्विसेज, क्योंकि आम आदमी के जीवन में ये दोनों ही चीजें शामिल रहती हैं, वस्तुएं भी और सेवाएं भी। तो वस्तुओं और सेवाओं के जब दाम बढ़ जाते हैं या उनको खरीदने के लिए एक्स्ट्रा पैसे हमें देने पड़ते हैं तो CPI उसको मापता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 50 रुपए दूध के हैं और वो 50 रुपए से बढ़ के 60 रुपए हो गया, तो उपभोक्ता की जेब है, उसके ऊपर इस खर्चे का प्रभाव पड़ा। तो आपका CPI से मापेगा कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, CPI बढ़ रहा है इंडेक्स हमारा। बस फेयर 20 से 30 हो गया है, बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ गई है, तो ये किस में शामिल होंगे? ये CPI में कैलकुलेट किए जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा CPI बढ़ रहा है। अगर आपके मिल्क इसके प्राइस बढ़े, स्कूल फीस बढ़ी, फेयर बढ़ा यानी किराया ट्रांसपोर्ट का, ये अगर चीजें बढ़ रही हैं तो इसका सीधा सा मतलब होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है। क्योंकि उपभोक्ताएं केवल वस्तुएं नहीं खरीद रहे हैं, सेवाएं भी खरीद रहे हैं। यहाँ पर जो बस का जो किराया है, बच्चों की फीस है, वो किस में शामिल है? वो गुड्स में नहीं, सर्विसेज में कैलकुलेट होते हैं। लेकिन आम उपभोक्ता की जेब के ऊपर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इसको CPI में कैलकुलेट करते हैं। तो CPI बेसिक जो था वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब कौन कौन सी चीजें हैं जो उपभोक्ता के स्तर पर शामिल की जा सकती हैं, तो या इस बास्केट में कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो शामिल की जाएंगी? तो सबसे पहली चीज आपके जो फूड हो गया, क्लॉथ हो गया है, बस रेल, इन सभी का जो किराया है वो हो गया, स्कूल की फीस है, यानी एजुकेशन के ऊपर जो आप स्पेंडिंग कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें, मेडिकल सर्विसेज में आप दे रहे हैं जो भी खर्च, हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा पैसा आपका CPI में कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब इसको कंपाइल कौन करता है, मापेगा कौन? तो NSO नाम आपने सुना होगा, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। इससे पहले NSSO था, ये एक अलग का विषय है, उसके हम बारे में बाद में बात करेंगे। अभी के लिए कीप इन शॉर्ट रखते हैं। एंड NSO किसके अंदर आता है? मोस्पी के अंदर आता है, ये इसे जारी करता है। मोस्पी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिकल प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका इसे जारी करता है, यानी NSO इसको जारी करता है, कंपाइलेशन करता है। अभी अभी इसके बेस ईयर में चेंज हुआ है और इसकी जो क्लिप है वो हमने पहले ही आपको अपने चैनल पर सेंड कर दी थी। जिन्होंने नहीं देखा है वो टेलीग्राम चैनल में आपको दी गई है, आप उसको एक बार जरूर चेक कर लें।
ठीक है। बेस ईयर क्या हुआ था इसका चेंज करके 2012, इससे पहले जो सीपीआई का बेस ईयर था 2012 था और उसको अब चेंज करके 2024 यानी 2024 कर दिया गया है। और ये कब हुआ है? 12 फरवरी 2026 से। ठीक है, कब से लागू होगा ये? 12 फरवरी 2026। बेसिक कॉन्सेप्ट सीपीआई का आपको समझ में आ गया होगा कि सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों शामिल की जाती हैं। जब आपके गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, ठीक है, फेयर्स बढ़ जाते हैं, हेल्थ के ऊपर खर्च बढ़ जाता है, एजुकेशन पे खर्च बढ़ जाता है, तो दैट मीन्स कि सीपीआई इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इसको जारी करता है एनएसओ। एनएसओ मॉस्पी के अंदर आता है। पहले इसका बेस ईयर 2012 था, अब चेंज होकर के 2024 हो गया है। कब से हुआ है? न्यूज में था 12 फरवरी 2026 से ये डेटा चेंज हो रहा है। क्लियर? अब इसके बाद में एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, और इससे पहले एक चीज और मैं बता दूं, आरबीआई मेनली पहले डब्ल्यूपीआई को शामिल करता था महंगाई को मापने के लिए या उसके डेटा को ध्यान में रखता था, बट अब वो सीपीआई को ध्यान में रखता है। क्लियर? क्यों रखता है? क्योंकि डायरेक्ट कॉमन पीपल की जेब के ऊपर जो असर पड़ता है सीपीआई इन्फ्लेशन का, वो कॉमन पीपल्स को ज्यादा इफेक्ट करता है। दैट इज वाई कॉमन पीपल इससे ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं। और आरबीआई की जो पॉलिसी होती है, जो लोन पॉलिसीज होती हैं, वो किसके लिए होती हैं? आम आदमियों के लिए होती हैं। इसीलिए आरबीआई जब भी अपनी पॉलिसीज को बनाता है तो वो हमेशा सीपीआई को ध्यान में रख करके बनाता है। और एक बेसिक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए एक डेटा रखा है जो आपको पता ही होगा। आरबीआई टारगेट रखता है 4 ± 2%, यानी आपका इन्फ्लेशन 4 में से 2 या तो जोड़ दो या तो घटा दो। अगर 4 माइनस आप 1 2 करते हो तो कितना हो सकता है? मिनिमम आप 2 कर दीजिए और मैक्सिमम आप 6 कर दीजिए। इसी 2 to 6% के बीच में आपकी इन्फ्लेशन रहनी चाहिए। इसे आरबीआई टारगेट करता है। इसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कितने टाइप के सीपीआई होते हैं। ठीक है, सीपीआई 6 तरीके से जारी किए जाते हैं, जिसमें से इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए होता है, एग्रीकल्चर लेबर के लिए होता है, ठीक है, रूरल एरिया के लिए होता है, अर्बन के लिए होता है, रूरल और अर्बन के लिए कंबाइंड होता है। ठीक है, इस तरीके से मिला करके 6 टोटल सीपीआई कैलकुलेट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डब्ल्यूपीआई। व्हाट इज डब्ल्यूपीआई? अभी हमने बात किया होलसेल प्राइस इंडेक्स। सीपीआई कैलकुलेट करता है आम आदमी महंगाई से कितना प्रभावित हो रहा है, और उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों चीजें शामिल की जाती है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द है होलसेल। होलसेल मतलब थोक में जब चीजें मिलती हैं आपको, तो थोक के स्तर पर जब सामान खरीद रहे हैं वो कितने रुपए का आपको मिल रहा है। मान लीजिए आप एक साबुन लेते हैं, ठीक है, साबुन के पैकेट्स लेते हैं, ठीक है, मार्केट में वो आपको मिलता है 40 रुपीज पर पैकेट। ओके, एक जो साबुन की टिकिया है वो आपको 40 रुपए की मिल रही है। बट होलसेल में अगर कोई लेने वाला है तो वो यहाँ पे किसी से डील करेगा कि आप मुझे 10 पैकेट दीजिए, तो 10 पैकेट का एवरेज अगर मार्केट के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो वो होता है 400। बट ये डील करके 400 की बजाय इसको मान लिया 200 में लेकर के आ जाता है। तो होलसेल लेवल पर जो गुड्स का प्राइस है वो तो 200 ही है, मार्केट में 400 है, बट होलसेल लेवल पर आप देखेंगे तो वो 200 है। सो डब्ल्यूपीआई कैलकुलेट करता है कि होलसेल लेवल पे प्राइस क्या है, या इंडेक्स उसको बताएगा। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। नहीं, बल्क में जब आप कोई गुड्स खरीदते हैं तो होलसेल उस इंडेक्स को कैलकुलेट करता है। मेनली जो सप्लाई है या डिमांड है, इन सभी डायनामिक्स को समझने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। कौन जारी करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स को? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये इसे जारी करता है। अब होलसेल याद करने के लिए मैं बता रही हूँ कि किसका है। एक बहुत बड़े बिजनेस लेवल पे बात करता है कि थोक में जब चीजें जाती हैं तो बिजनेस के लेवल पर ही चीजें जा रही हैं, बड़े लेवल पर जा रही हैं, डिमांड एंड सप्लाई बड़े लेवल पर ट्रैक की जा रही हैं। दैट मीन्स इसको ये कौन जारी कर सकता है, किसके अंडर में आएगी ये? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसे जारी करता है। इंडस्ट्री लेवल पर है होलसेल, ठीक है, कॉमर्स वाणिज्य व्यापार के बारे में बात कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसे
जारी करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वांटम ऑफ राइज का क्या है, ये हर मंथ पे कैलकुलेट किया जाता है कि कितने मंथ टू मंथ पे कितनी सप्लाई यहाँ पर चेंज हो रही है, कितनी डिमांड इंक्रीज हो रही है। इसमें टोटल मिला करके जो क्वांटिटी शामिल की जाती है, कितनी गुड्स यहाँ पर शामिल की जाएंगी, कितनी चीजें शामिल की जाएंगी, तो वो होंगी आपकी 697 आइटम्स इसमें शामिल किए जाते हैं। बेस ईयर की यहाँ पर हम बात करें कि कहाँ से इसके प्राइस लिए जा रहे हैं, तो वो है इसका 2011-12। ये अभी चेंज नहीं किया गया है। होलसेल प्राइस का वही इंडेक्स अभी शामिल है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में 697 वस्तुएं शामिल की जाएंगी। बेस ईयर इसका 2011 से 12 माना गया है, और इसमें जो चेंज होगा वो बाद में किया जाएगा, क्योंकि अभी एक कमेटी आई थी 18 सदस्यों के पैनल की, रामचंद्र जिनके हेड रहे हैं, और उनके अकॉर्डिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स की जगह पर हमें प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को लेकर आना चाहिए, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। मई 2026 के अंतिम जो तिथियां हैं 28 से लेकर के 31 तक के दौरान आपको ये देखने को मिल भी जाएगा कि पीपीआई लागू कर दिया गया है, और उसका जो बेस ईयर है वो क्या रहेगा, ये सब डेटा हम देखते हैं। सबसे पहले डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीजों को शामिल किया जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में केवल और केवल वस्तुएं शामिल की जाती हैं। यूपीएससी ये ट्रैप करता है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सीपीआई गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करता है या नहीं, एंड डब्ल्यूपीआई गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करता है या नहीं। तो कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता क्या क्या चीजें खरीदता है, तो सर्विस भी होंगी, जो अपने बच्चों की फीस भी देगा, हेल्थ के लिए भी खर्च करेगा, एंड बाकी जो सामान आप गुड्स दूध लेकर के आ रहे हो, मशीन लेकर के आ रहे हो, एसी लेकर के आ रहे हो, इन सभी चीजों के ऊपर भी खर्च करेगा। सो वो पार्ट होंगे आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। एंड डब्ल्यूपीआई होलसेल लेवल पर प्राइस की बात करता है, जो थोक में जो वस्तुएं मिल रही हैं, जो टोटल मार्केट में या इंडस्ट्री लेवल पर डिमांड एंड सप्लाई के एक जो फेनोमेना है उसको समझने के लिए कैलकुलेट किया जाता है, जिसे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, जिसका बेस ईयर प्राइस है 2011 से 12 की कीमतें, जिसमें टोटल मिलाकर के 697 कमोडिटीज को शामिल किया गया है। इतना बेसिक डिफरेंस आपको दोनों में समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में मेजर कंपोनेंट्स में हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पर होलसेल प्राइस इंडेक्स में। सो मेजर हम देखते हैं सबसे पहले प्राइमरी गुड्स। ठीक है, प्राइमरी गुड्स जो लगभग इसका 22% होती है, पॉइंट समथिंग भी है, उसको आप देख लेना, लेकिन अभी समझने के लिए इतना मान लेते हैं। अब प्राइमरी गुड्स में कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं शामिल। एक हो सकते हैं आपके फूड आर्टिकल, दूसरे हो सकते हैं नॉन फूड आर्टिकल। क्लियर, फूड आर्टिकल एंड नॉन फूड आर्टिकल। फूड आर्टिकल्स में कौन कौन सी, वेजिटेबल्स हो गया है, पैडी हो गया है, व्हीट हो गया है, ठीक है, मिल्क हो गया, ये सारी की सारी चीजें शामिल होंगी। एंड नॉन फूड आर्टिकल्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके आएंगे ऑयल सीड्स, पेट्रोल, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो नॉन फूड, क्योंकि इसको आप कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्रूड पेट्रोलियम हो गया है, ये नॉन फूड में आएंगे। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पर शामिल होती है फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर जो लगभग 13.5% कैलकुलेट होता है, यानी इसका वेटेज इतना ही है। इसके बाद में एक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हैं मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स होते हैं, जिसमें स्टील हो गया है, सीमेंट हो गया है, क्योंकि ये भी तो होलसेल लेवल पर जाएंगी ना चीजें, आगे इंडस्ट्री में इनकी भी सप्लाई होगी। तो होल टेक्सटाइल हो गया, अपैरल्स हो गया, पेपर हो गया, केमिकल्स हो गया, ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स में शामिल किए जाएंगे। समझ आ गया होगा इतना बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है पीपीआई। व्हाट इज पीपीआई? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स लेकर आने की क्या जरूरत हुई भाई, इसके पहले भी तो काम चल ही रहा था। ठीक है, क्यों लेकर के आए हम पीपीआई? सो पीपीआई का मतलब ये होता है कि फैक्ट्री के गेट पर जो प्राइस दिया जा रहा है, मान लिए ये है आपकी फैक्ट्री जहां पर सब सामान बन रहा है। ठीक है, यहां से होलसेल फिर गई मार्केट में, थोक पर चीजें बिकी, जैसे सदर मार्केट। इसके बाद में यहां से आती है कंज्यूमर के पास।
अब यहाँ पर हम अभी तक जो माप रहे थे, या तो होलसेल लेवल पर चीजें माप रहे थे या तो कंज्यूमर के लेवल पर चीजें माप रहे थे। एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना हो रहा है डिमांड के अकॉर्डिंग क्या है, और कितने पे प्रोड्यूसर या जो फैक्ट्री वाले लोग हैं या बिजनेसमैन हैं वो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, ये हम कैलकुलेट करते ही नहीं थे। इसीलिए एक पैनल गठित हुआ जिसने कहा कि नहीं, इस लेवल पर भी चीजों को मापना चाहिए, दैट इज पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। मान लिया मोबाइल प्रोड्यूसर बेचने के लिए तैयार है 10,000 रुपए पर पीस, ठीक है, एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है जो 10,000 रुपए पीस होलसेल लेवल पर बेचने को तैयार है। ये होलसेल लेवल पर बेचेगी, ये यहाँ पर इसको 12,000 रुपए में क्या करेगा, 12,000 रुपए में लेकर के आगे रिटेलर तक सप्लाई करेगा, और रिटेलर के पास में ये पहुंचती है 15,000 में। समझ में आ गया? ये आपका 10,000 पे फैक्ट्री बेचने को तैयार है होलसेल लेवल को, ठीक है, या होलसेल पे जो डीलर्स हैं उनको। अब यहाँ से जो डीलर हैं वो यहाँ से 12,000 पर रिटेलर्स को बेचने को तैयार हैं, और यहाँ से जो रिटेलर्स हैं वो बेचने को तैयार हैं कंज्यूमर को 15,000 रुपए में। तो ये 3 लेवल हैं, तीनों अलग अलग लेवल पर इन्फ्लेशन को टारगेट करेंगे, इसीलिए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को लेकर आया गया है। समझ में आया होगा ये मेजर जो कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में एक इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप एक सिचुएशन इमेजिन करनी है आपको कि मान लिया सीमेंट है, ठीक है, फैक्ट्री ने स्टील है, सोप है, मोबाइल है, ये सभी बनाया, एंड उन्होंने क्या किया, होलसेल लेवल पर बेचा। क्योंकि बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यहाँ से एक स्टील वाला भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। स्टील की एक फैक्ट्री है, तो यहाँ पे होलसेल लेवल पे उन्होंने क्या किया, अलग अलग इंडस्ट्री को बेचना शुरू किया। यहाँ पे भी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रहेंगी जो स्टील का अलग अलग तरीके से यूज कर सकती हैं, वो बाद में जाकर के रिटेलर्स को बेचेंगी, और फिर आप अपना मकान जब बना रहे होंगे तो सीमेंट, सरिया, ये सब चीजें खरीद करके लेके आते हैं। सो इन सभी चीजों की प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, इसके मेजरमेंट करने के लिए पीपीआई को लेकर आया गया है। सो प्रोड्यूसर, होलसेल, कंज्यूमर, समझ में आ गया तीनों लेवल पे, ठीक है। प्रोड्यूसर मतलब पीपी, ठीक है, पीपीआई इंडेक्स यहाँ पे मापेंगे हम। नेक्स्ट इज होलसेल लेवल पे जब जाती है मार्केट में चीजें तो डब्ल्यूपीआई कैलकुलेट करेंगे। कस्टमर तक या कंज्यूमर तक जब जाती है तो हम सीपीआई कैलकुलेट करेंगे। पीपीआई का जो बेस ईयर है निर्धारित करने की बात की जा रही है 2022 से 23, ठीक है, 2022-23। हालांकि ये अभी आया नहीं है तो स्टेटमेंट देना गलत भी हो सकता है, लेकिन माना जा रहा है कि इसका ये सांख्यिकी मंत्रालय की एक पीआईबी की न्यूज़ है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैंने ऑलरेडी आपको शेयर भी कर दी है, वो आप देख लीजिएगा। वहाँ पर बेस ईयर 2022 से 23 निर्धारित करने की बात कही गई है। जैसे ही न्यूज़ कंफर्म हो जाती है, जब आपका पीपीआई जिस तारीख से लागू हो जाएगा तो वो डिटेल भी आपको मिल जाएगी। उम्मीद है इन तीनों का बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और यहाँ पर क्वेश्चन रहता है कि पीपीआई में क्या सर्विसेज को कैलकुलेट किया जाएगा। अभी तक तो आपने समझाया मैडम कि सीपीआई कैलकुलेट करता है गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों को, डब्ल्यूपीआई केवल कैलकुलेट कर रहा है आपका गुड्स को। क्या पीपीआई कैलकुलेट करेगा गुड्स ओनली, सर्विसेज ओनली, या गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों को शामिल करेगा? क्वेश्चन ये है, ठीक है। सो मोस्टली पीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। कारण क्या है इसका, क्यों कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर इनको इंक्लूड सर्विसेज को करेंगे हम, क्योंकि मोस्टली जो प्रोड्यूसर्स हैं वही आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, इसीलिए यहाँ पर सर्विसेज को भी कैलकुलेट किया जाएगा। प्रोड्यूसर किस लेवल पर अपनी चीज़ों को बेचना चाहते हैं इसका आपको ध्यान रखना। जैसे मान लेते हैं एक सिंपल सी बात है, एक कोई बस चलाने वाली कंपनी है, ओके, यहाँ पर किसी का कोई रोल नहीं है, बस चलाने वाली कंपनी है। इन्होंने फैक्ट्री से बस निकाली, बस निकालने के बाद में अब इन्होंने बस चलानी शुरू कर दी, तो फेयर यहाँ पर कौन निर्धारित करेगा? ही इज द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर किस चीज का? सर्विस का। कौन सी सर्विस का? फेयर का, किराए का। तो भाई ये किराया किस में कैलकुलेट होगा? आप सीपीआई में कैलकुलेट करेंगे या पीपीआई में कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि होलसेल लेवल की तो यहाँ पे बात ही नहीं है, क्योंकि बस वाले ने होलसेल लेवल पर किसी से डील की ही नहीं है। सो इट विल बी कैलकुलेटेड इन पीपीआई। आई होप आपको ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी सर्विसेज कैलकुलेट की जाएंगी एंड पीपीआई में भी सर्विसेज कैलकुलेट की जाएंगी एंड गुड्स भी कैलकुलेट की जाएंगी।
तीनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसके बारे में आगे कैसे ये इम्पैक्ट करता है, आरबीआई कैसे अपनी पॉलिसीज निर्धारित करता है एंड गवर्नमेंट कैसे स्टेप लेती है, इन सभी को हम अगली क्लास में देखेंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में और डिटेल इनके इन्फोग्राफिक्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।